नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज और इन 4 में एक आर्टिकल देखिए गांधी जी के ऊपर आना ही था। चूंकि गांधी जयंती है तो गांधी जी से रिलेटेड तो आर्टिकल आएगा ही। यहाँ पे एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात की गई, इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम टू साउंड द बेल्ट विद क्लास डोर्स रीओपनिंग। देखिए क्लासेस स्कूल की जो रीओपनिंग हो रही है उसके कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल लिखा है यहाँ पे यास्मीन अली हक ने। ये यूनिसेफ की रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, तो इनके व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ये जो अमृत 2.0 लॉन्च कर रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का जो सेकंड फेज लॉन्च कर रहे हैं हमारे मोदी जी विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2021, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई, इसको देखेंगे। हालांकि स्कीम के डिटेल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट ओवरऑल पिक्चर उतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी सरकार दिखा रही है। हालांकि कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं बट कुछ बुरी चीजें भी हो रही हैं। जैसा कि आज के ही मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि 2014 से पहले जो हुआ है उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप हालत देखोगे तो चीजें उतनी रोजी नहीं है जितनी नजर आती हैं। तो इसको देखेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट काफी हिला हुआ है। जो इतनी सारी टॉयलेट्स बनी हुई है इनका कोई मतलब नहीं, जो कि उन टॉयलेट्स तक पानी नहीं पहुंचा है। तो अगर टॉयलेट्स तक पानी ही नहीं पहुंचा और तुमने टॉयलेट बना दी तो उसका कोई भी मतलब नहीं। इस प्रकार के 3-4 फैक्ट्स बताए गए, इस आर्टिकल को देखेंगे। और क्राइम इन इंडिया नाम की एनुअल रिपोर्ट निकाली है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। तो इस एनुअल रिपोर्ट में क्या चीज सही क्या चीज गलत, ओवरऑल क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में स्किप कर दिए गए हैं, क्या गलतियां पॉइंट आउट की जा रही हैं ऑथर के द्वारा इस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में, ये सब हम देखेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि मेंबर्स का स्वागत आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मेंबर्स हैव ऑलरेडी बीन वेलकम। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स। और अगर आप भी हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैं आगे आने वाले समय में जो भी चैनल से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। देखिए अब गांधी जी के पर्सपेक्ट में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। देखते हैं क्या बात की जा रही है। यहाँ पे गांधी जी की लीडरशिप के बारे में बात हो रही है और बताया जा रहा है कि गांधी जी की लीडरशिप इतनी रेलेवेंट क्यों है, क्यों गांधी जी आज की डेट में या अपने समय के लीडर से अलग थे। 74 ईयर्स बीत चुके हैं गांधी जी की डेथ को, बट ही इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट वाइडली नोन पॉलिटिकल लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज भी गांधी जी की जो यादें हैं वो कम नहीं हुई हैं ह्यूमन मेमोरी से। शायद ही इंडिया में कोई ऐसा इंडियन होगा जिसको गांधी जी के बारे में नहीं पता होगा। His stature as a major historical figure was confirmed by successful non-violent movement against British India. इनकी पॉलिटिकल लीगेसी के बारे में आज भी हम लोग बात करते हैं। एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट तो हम लोग बात करते ही हैं, पढ़ते ही हैं कि गांधी जी ने क्या किया हमारे देश के लिए। एज एन इंडिविजुअल, एज एन सिटीजन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गांधी जी के बारे में जानें। इनकी जो फिलॉसफी थी वो आज के भी डेट में मिलियंस की तादाद में लोगों को इंस्पायर करती है, ना केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ने के लिए, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए, हिस्टोरिकल रॉन्ग के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन ये जो लड़ाई है ये नॉन वायलेंट लड़ाई है, और आज की डेट में जो लड़ाई होती है वो कभी कभी वायलेंस से एसोसिएट हो जाती है। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है ना वो आज की डेट की दुनिया के किसी भी लीडर की पॉलिटिक्स से अलग है। गांधी जी बहुत सिंपल थे, ऑनेस्ट थे। अब सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी तो आजकल के लीडर्स में आप सोच ही नहीं सकते। उसके बाद खास बात यहाँ पे यह है कि गांधी जी मॉरल ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी में भरोसा रखते थे। गांधी जी पॉलिटिक्स और एथिक्स को कभी अलग नहीं करते थे, जबकि आज की डेट में पॉलिटिक्स इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। और देखिए जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर्स ने कभी इस प्रकार की पॉलिटिक्स को फॉलो करने की कोशिश नहीं की। गांधी जी के जाने के बाद नेहरू जी ने ओवरऑल गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने की कोशिश की और कुछ हद तक गांधी जी के सिद्धांतों से रूल भी किया। लेकिन जब आपके देश के बगल में पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज विराजमान हैं, तब तक देखिए गांधी जी के आइडिया से आप चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नो डाउट गांधी जी के आइडियाज इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो कि शायद समय बदल गया है, इसलिए भी गांधी जी के व्यू पॉइंट्स आज की डेट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रेलेवेंट नहीं रह गए। अब चाइना जैसी कंट्रीज के साथ क्या कभी गांधी जी के आइडिया से आप जीत सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। फिर यहाँ पे गांधी जी की तारीफ इस कंटेक्स्ट में की जा रही है कि आज की डेट में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस से जब उनके थॉट प्रोसेस को देखते हो, आप उनके माइंड सेट को देखते हो, तो जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी उनके अंदर है, या फिर मैं बोलूंगा पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा चालाकी, जरूरत से ज्यादा चालूपना, श्रूडनेस, कनिंगनेस,
ये जो आज की डेट में लीडरशिप में आती है दुनिया भर की, उसके चलते टिरानिकल सिचुएशंस आ गई हैं अफगानिस्तान में, म्यांमार में, सीरिया में। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, पोलैंड, इंडिया, जहां जहां पे भी डेमोक्रेसी है वहां वहां पे गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में बात की जाती है, गांधी जी के एथिक्स के फॉर्मूला के बारे में बात की जाती है। बट ओवरऑल उनको भी आप गांधी जी की लीडरशिप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मोरालिटी की जब बात आती है, नोबडी स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ गांधी जी। और गांधी जी जो सच की थ्योरी सामने रखते थे ना, लोगों को बोलते थे कि आप इसको अडॉप्ट करो, आप इसको अपनी फिलॉसफी से जोड़ो, आप हर चीज को क्वेश्चन करने की जरूरत करो। देखिए, गांधी जी एम्फैथेटिक ह्यूमनिज्म और प्लूरलिस्ट थिंकर थे, वो सबके बारे में सोचते थे। और जो सबसे जबरदस्त अप्रोच थी गांधी जी की, वो थी एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी। एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी क्या होती है? देखिए, बहुत ज्यादा डीप साइकोलॉजिकल वर्ड्स में मैं नहीं घुसूंगा, हल्के फुल्की चीजें बता देता हूं। एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके चारों तरफ जो भी दुनिया है, उस दुनिया के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलवेज इंटरप्रेटेड, स्ट्रक्चर्ड एंड फिल्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर। जो भी आपके चारों तरफ दुनिया है, ओवरऑल आप उस दुनिया के बारे में कुछ नॉलेज रखते हो, उस दुनिया के बारे में आपके दिमाग में कुछ परसेप्शन है कि भाई ये दुनिया ऐसी है वैसी है। लेकिन हो सकता है कि आपकी नॉलेज उस दुनिया के लिए सफिशिएंट ना हो। मैं जो कुछ भी मान लो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल तुनिसिया की पॉलिटिक्स को लेके या जिम्बाब्वे की पॉलिटिक्स को लेके मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया, तो मैंने न्यूज के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी का कंसेप्ट ये बोलता है कि हम जो भी अपने आसपास की दुनिया या दूर दराज के होने वाले क्षेत्रों के बारे में जो थॉट प्रोसेस रखते हैं, हो सकता है कि उस थॉट प्रोसेस में कोई कमी हो सकता है कि देयर एंड ऑफ द स्टोरी हम ना समझ पा रहे हो। तो एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी यही बोलती है कि जो आपसे कन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स हैं या जो आपसे अलग कल्चर्स हैं, जब आप उन कल्चर को समझ नहीं पाते हो ठीक तरीके से और उनके साथ कन्फ्रंट कर लेते हो, कन्फ्रंट करने की बजाय आप उस कल्चर के साथ इन्वॉल्व होके उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो, अपने अंदर थोड़े चेंजेस और अडेप्टेशंस लाने की कोशिश करो। इसको एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी कहा जाता है। बट आज की डेट में हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी में भी एग्जिस्टेंट नहीं है। कास्ट के बेसिस पे लोग लड़ जाते हैं। आज की डेट में भी गांव के इलाकों में अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को दबाते हैं। आज की डेट में भी धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी की कमी आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा एक्सिस्ट करती है। और इसी एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी को गांधी जी ने प्रोपोगेट किया था अपने आइडियाज के थ्रू। बट ये बहुत ऑब्वियस है कि हम पूरी तरीके से उन आइडियाज को अब तक यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाए। प्लस गांधी जी ने क्या बोला कि भाई इनफेलिबल अथॉरिटी ऑफ प्रोफेटिक टेक्स्ट। देखिए क्या होता है कि अलग अलग टेक्स्ट, जैसे कि इस्लाम धर्म में कुरान हो गई, हिंदू धर्म में गीता हो गई, रामचरितमानस हो गई। अब बहुत सारे जो धर्म के फॉलोवर्स हैं उनको लगता है कि इन टेक्स्टों में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बट गांधी जी ने कभी भी नहीं बोला कि ये टेक्स्ट इनफेलिबल है। उन्होंने कभी भी इनफेलिबल नहीं बोला इन टेक्स्ट को। उन्होंने बोला कि अपने लॉजिक, अपनी रेशनैलिटी के हिसाब से आप काम करिए, मॉडर्न रेशनैलिटी के हिसाब से चलिए। आप रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़िए लेकिन उनको डेसिफर अपने हिसाब से करिए। ट्रुथ और नॉन वायलेंस के सिद्धांत पे चले गांधी जी, ये तो आपको पता ही है। क्रॉस कल्चरल और इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग को गांधी जी ने हमेशा यहां पे प्रमोट किया। प्लस गांधी जी का एक और मानना था, लिटरेरी ट्रेनिंग बाय इटसेल्फ एड्स नॉट एन इंच टू वंस मॉरल हाइट। देखिए गांधी जी वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज्यादा भरोसा रखते थे, लिटरेरी ट्रेनिंग पे उतना भरोसा नहीं रखते थे। गांधी जी को लगता था कि क्लास में बैठ के पढ़ा जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला उससे, आप अपना कैरेक्टर कभी बिल्टअप नहीं कर पाओगे। कैरेक्टर बिल्टअप करने के लिए स्पिरिचुअल कैपेसिटी बिल्टअप करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, ओवरऑल लोगों की परेशानियों को समझना पड़ेगा। देखिए गांधी जी जिस एरा में जी रहे थे ना, उस एरा में जो भी स्कूल कॉलेज स्टैब्लिश किए गए थे वो अंग्रेजों द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे। और ऑब्वियसली बात है वो इंडियन वैल्यूज को नहीं पढ़ाते थे, इस प्रकार से पढ़ाते थे कि इंडियंस हमेशा सब्जुगेटेड रहे ब्रिटिश राज की तरफ। तो इसीलिए ये जो कन्वेंशनल क्लासरूम थिंकिंग थी उसके हमेशा अगेंस्ट बोलते थे गांधी जी। लेकिन आज की डेट में नेशनल ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके चलते हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन को भी मॉडर्न और रैशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि गांधी जी के बारे में बोला गया। आज की डेट में भी जो गांधी जी के आइडिया हैं वो काफी रेलेवेंस रखते हैं। उनका बोलना है कि ज्यादा इगोइस्टिक अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, एरोगेंस नहीं रखना चाहिए, इनक्लिविटी नहीं रखनी चाहिए, दूसरों के प्रति एकोमोडेशन का भाव अपने अंदर होना चाहिए। इस प्रकार की बातें गांधी जी की आज भी बात होती हैं। हालांकि अब आपको पता ही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस प्रकार की चीज़ों को बहुत आउटडेटेड समझा जाता है, लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। ये सब चीज़ें तो हमें मालूम ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम टू साउंड द बेल विथ क्लास डोर्स रीओपनिंग। लर्निंग, रिकवरी एंड सेफ्टी शुड बी द टॉप प्रायोरिटीज एज स्कूल बिगन्स टू ओपन अगेन अक्रॉस इंडिया। तो भैया स्कूल की ओपनिंग के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातचीत हो रही है।
देखिए, जब भी स्कूल जाते हुए बच्चे हमको नजर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। एक होप सी होती है हवा में कि हाँ भाई, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और खास बात यहाँ पे है कि जिन घरों में आप बच्चों को देखोगे तो वहां पे हंसते रहते, खेलते रहते हैं, घरों में बच्चे दौड़ते रहते हैं, तो एक बड़ा ही अच्छा सा माहौल होता है। ओके, हमारी बच्चों की जो जिंदगियां हैं, दे आर सेंटर अराउंड स्कूल्स एंड द लर्निंग रूटीन एंड फन दैट कम विद इट। अब आप समझ सकते हो कि 2020 के कोरोना पैंडेमिक को आए 1.5 साल हो चुके हैं और बच्चे अभी भी घर के बाहर हैं। वो रिमोट लर्निंग के थ्रू सीख रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू सीख रहे हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, ना वो अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं। पहले मिड डे मील स्कीम के अंदर, अब तो खैर पीएम पोषण स्कीम हो गई है, हॉट कुक्ड मील्स मिलते थे, हाँ वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। बच्चे मेंटल डिस्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो वायलेंस भी झेलना पड़ा है। तो भैया माँ बाप का दिमाग घूम गया तो पीटना शुरू कर दिया। खासकर वो घर जहाँ पे पैसों की कमी होती है, वहां पे तो बच्चे दिन रात ही पिटते रहते हैं भाई। अब बच्चों की राइट्स की जो कहानी, तो ये तो वेस्टर्न अप्रोच है। बिहार यूपी के गांव में चले जाइए, घर में माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो समझ में नहीं आया किस पे गुस्सा उतारे, तो बच्चों को धपड़े आना शुरू कर दिया। ये तो होता ही है भाई। तो खास बात यहाँ पे ये है कि इस पैंडेमिक से रिलेटेड लॉकडाउन के चलते मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ने बहुत सारे क्रिटिकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अवॉइड किया। उनकी हेल्थ भी यहाँ पे सफर हुई और पढ़ाई लिखाई तो यहाँ पे सफर हुई है। तो हेल्थ क्राइसिस भी यहाँ पे एक एक्यूट चाइल्ड राइट क्राइसिस के रूप में सामने आई है। माल न्यूट्रिशन वगैरह जैसी चीजें, जो कि पहले कम से कम एक समय का तो खाना अच्छा मिलता था, वो भी बंद हो गया। और दूसरा, लर्निंग लॉस तो यहाँ पे हुआ ही है। पढ़ाई लिखाई तो बच्चों की यहाँ पे बंद हुई है। अब लॉकडाउन के बाद रिमोट ऑनलाइन लर्निंग ही एक अकेला माध्यम रह गया टीचर्स को बच्चों के साथ कनेक्ट करने का, लेकिन एक पेल सब्स्टिट्यूट था। क्योंकि इन पर्सन लर्निंग को हम इतनी जल्दी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चों के घरों में लाइट नहीं आती है, हार्डवेयर की कमी है, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो डिजिटल डिवाइड है उसके वजह से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से अलग थे। तो इसके चलते ग्रेव कंसर्न था कि ये सीख नहीं पा रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दे रखे हैं। 8 out of 10 parents of students aged between 5 and 13 years are of the opinion that children were learning less or significantly less remotely compared to one in school। मतलब कि 5 से 13 साल के बच्चों से जब इंक्वायरी की गई तो 10 में से 8 पेरेंट्स से ज्यादा ने यह बात बोली कि भाई इस पैंडेमिक के लॉकडाउन के चलते बच्चे बहुत कम सीख रहे हैं या सीख ही नहीं रहे। फिर यह बताया गया कि more than 9 of every 10 children in class 2 to 6 have lost at least one specific ability in language from the previous year। मतलब पिछले ईयर के कंपैरिजन में जब स्कूल वगैरह चल रहा था, क्लास कक्षा 2 से कक्षा 6 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें से 10 में से 9 बच्चे किसी न किसी स्पेसिफिक एबिलिटी में लैक कर रहे हैं। लैंग्वेज में पढ़ना लिखना, ओवरऑल राइटिंग, एनालाइजिंग, कोई ना कोई उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। फिर क्या बताया जा रहा है? Across India, states have started reopening schools as COVID-19 cases plateau। अब भैया ओवरऑल कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं तो स्कूल ओपन हो रहे शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है। टीचर्स को यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार की तरफ से वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से एक अच्छी स्कीम है। अब लेकिन जब भी बात होती है रीओपन करने की स्कूल्स की, तो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। उनके अंदर एक डर है, कभी कभी सरकारी अथॉरिटी से लड़ने लगेंगे। तो एक कंसर्न है यहाँ पे पेरेंट्स के दिमाग में कि भाई स्कूल रीओपन हो जाएगा तो ओवरऑल बच्चे कितना खतरे में आ जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स तो इस बात पे एकदम क्लियर हैं, भाई हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो स्कूल रीओपनिंग में उनको भेजने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, स्कूल रीओपन जो यहाँ पे हो रहा है ना, वो एक मिक्स्ड मोड में हो रहा है, हाइब्रिड मोड में हो रहा है। तो ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी। जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी, बच्चे स्कूल में जाके पढ़ेंगे, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और एक ऑनलाइन सर्वे जब करवाया गया यूनिसेफ के द्वारा, जिसमें से पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स तीनों थे, तो जो 11,000 रिस्पॉन्डेंट्स थे टोटल, उन टोटल में से, इन 11,000 रिस्पॉन्डेंट्स में से 6,157 पेरेंट्स थे। तो 6,157 पेरेंट्स में से ज्यादातर पेरेंट्स ने यह बोला है कि भाई बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए स्कूल भेजने से पहले तो ज्यादा बेटर है। ओके, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। While parents 55% said that they were not keen on sending their child to school yet, parents 60% did not feel confident that their child schools and staffs are ready for safe reopening। तो समझिए, यूनिसेफ ने 11,000 लोगों में सर्वे करवाया। इन 11,000 में से 6,157 पेरेंट्स थे। मैक्सिमम कर पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि भाई बच्चों का पहले वैक्सीनेशन करवा दो फिर स्कूल भेजो। अभी जितने भी रिस्पॉन्डिंग पेरेंट्स हैं उसमें से 60% पेरेंट ये बोल रहे हैं कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है मुझे नहीं लगता कि उस स्कूल में प्रॉपर सेफ्टी पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट किया गया है। 55% पेरेंट्स ये बोल रहे हैं
कि भाई वो अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। बट चलो ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं जो घर पे बैठे हुए, कम से कम वो तो स्कूल जाना शुरू हो। अमीर पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे हैं, मत भेजो। अरे भाई गरीब बच्चों को तो जाने दो, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, कम से कम स्कूल जाके हॉट कुक मील तो खाएंगे। फिर भाई इन्हीं 11,000 रिस्पॉन्डेंट्स में से 4,451 टीचर्स थे, 4,551। इन टीचर्स में से 65% टीचर्स ने ये बोला कि जब स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे तो किस प्रकार से काम करना है, इसके लिए उनको सपोर्ट और गाइडेंस दिया गया है। 93% टीचर्स ने बोला है यहाँ पे कि स्कूल स्टाफ को पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया गया है क्लासेस को रिज्यूम करने से पहले। और जो 366 स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस है यहाँ पे, उनका ये बोलना है कि वो बहुत खुश हैं कि उनको वापस जाने को मिलेगा। एक्चुअली 71% बच्चे ये बोल रहे हैं कि वो बहुत खुश है, उनको वापस जाने को मिलेगा, क्योंकि जब वो वापस जाएंगे तो उनके दोस्त वगैरह उनको मिलेंगे, उनके साथ बातचीत होगी। बच्चों का भी मेंटल सेग्रीगेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और बातें बताई जा रही हैं कि स्कूल्स कैन फोकस ऑन गेटिंग यंगर चिल्ड्रन फर्स्ट। देखिए, अब ये एक बड़ी डिबेट है। जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिक तरीके से ये बोलते हैं कि जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको आप पहले बुलाओ, प्राइमरी और प्री प्राइमरी वाले, क्योंकि उनको कोरोना होगा इस बात के चांसेस बहुत कम है। उनके जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल डेवलप नहीं हुए हैं, तो उनको कोरोना होगा इसके चांसेस बहुत कम है। नेग्लिजिबल नहीं है बट कम है। लेकिन एक्चुअली में 11th 12th और 10th क्लास की जो क्लासेस है उनको पहले यहाँ पे खोला जा रहा है। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारी बोली जानी, काफी सारी बातें हम लोग पहले भी इसमें कर चुके हैं। नो डाउट भाई, टीचर्स यहाँ पे रिमार्केबल करेज दिखा रहे हैं, कमिटमेंट दिखा रहे हैं पूरे इंडिया में। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो ये हुआ कि स्कूल के लोगों ने इंटरनेट का भी पैसा नहीं दिया, डिवाइसेस का भी पैसा नहीं दिया, उसका पैसा इन टीचर्स ने अपने जेब से लगाया। हाई टेक, लो टेक, नो टेक, हर सेटिंग्स में जो कुछ भी इन टीचर्स से हो रहा है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। यूनिसेफ की तरफ से ये आर्टिकल है, एक प्रकार का रिवीजन है। बेसिकली इस आर्टिकल का जो मेन पर्पस है वो ये पर्पस है आपको बताना कि जब 11,000 रिस्पॉन्डेंट्स में ये सर्वे करवाया गया तो 6,000 लगभग टीचर, 6,157, 4,000 लगभग टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स, इनमें से कितना परसेंट क्या बोल रहे हैं ये अपने नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट कर लो और उन चीजों को आप ओवरऑल कोट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ आप ये लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ अ सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 11,000 रिस्पॉन्डेंट्स। उस 11,000 रिस्पॉन्डेंट्स में से 6,157 पेरेंट्स थे। फिर कह लीजिए कि टीचर्स कितने थे, लगभग 4,451, बाकी स्टूडेंट्स थे। उन्होंने इतने परसेंट ने ये बोला। तो ये आर्टिकल इस कंटेक्स्ट से आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। फिर वही सब बातें भाई कि जब अगर आप ऑफलाइन मोड में स्कूल में जाके क्लासेस करवा रहे हो तो ओपन एयर क्लासेस होनी चाहिए, अंडर ट्रीज, खुले एनवायरनमेंट में क्लासेस होनी चाहिए। अगर वेदर अलाउ कर रहा है तो सेफ रीओपनिंग होनी चाहिए। जो अमीर बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल नहीं आना चाहते उनको हाइब्रिड मोड में ही पढ़ने दो, गरीब बच्चों को पहले स्कूल जाने दो, छोटे क्लासेस के बच्चों को पहले पढ़ाओ। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल कोरोना के जो इंसिडेंसेस होंगे कम होंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जब से स्कूल खुल रहे हैं तब से कभी कभी कुछ स्कूलों में जब टेस्ट किए जाते हैं तो बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल आते हैं। तो इस प्रकार की भी न्यूज आती है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों को सिखाना, जितने ज्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतने प्रिकॉशंस लेना। क्योंकि देखिए, एक लिमिट से ज्यादा बच्चों को घर पे भी बंद नहीं रखा जा सकता। हम ऑलरेडी उनको बहुत सालों तक घर पे बंद रख चुके हैं, अब घर पे और बंद रखना ठीक नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नो क्लीन स्वीप, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंडिया कॉल्स फॉर कम्युनिटी बेस्ड मूव्स टुवर्ड्स अ सर्कुलर इकोनॉमी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो भैया देखिए, 7 साल से हमारी मोदी जी की सरकार चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन फर्स्ट फेज, अमृत मिशन फर्स्ट फेज हो चुका है। अब हम सेकंड फेज में एंट्री मार चुके हैं। अब इस सेकंड फेज में एक फ्रेश प्रॉमिस किया गया है। एलोकेशंस काफी सारे किए गए करोड़ों में, ये सब मैं सुबह आपको बता चुका हूँ। महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि भाई साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट और फुल सैनिटेशन, इसको यहाँ पे मीट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि अभी भी हम इसको मीट करने से बहुत दूर हैं। रिसेंटली ही जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है संजीव सनियाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और बोल दिया कि अभी भी हमारे देश की बहुत सी सिटीज डर्टी हैं, डिसफंक्शनल हैं। और जो डर्टी इंडिया है, जो गंदी इंडियन सिटीज हैं, वो वियतनाम की सिटीज तक से अपने आप को कंपेयर नहीं कर पानी सैनिटेशन के मामले में। वियतनाम की वो सिटीज जहां पे इंडिया की सिटीज के कंपैरिजन में पर कैपिटा इनकम है, उसके कंटेक्स्ट में भी ओवरऑल हम वियतनाम से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू सैनिटेशन। वियतनाम के शहरों की जो अर्बन मैनेजमेंट कैपेसिटी और इंडिया में जो शहरों की अर्बन मैनेजमेंट कैपेसिटी है, उसको अगर आप कंपेयर करते हो तो हम बहुत पीछे छूट जाते हैं वियतनाम से। जबकि वियतनाम भी एक डेवलपिंग कंट्री, हमारी तरह कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है वो। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर
1.41 लाख 1.41 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे एलोकेट किया जा रहा है ताकि गार्बेज फ्री सिटीज बनाई जा सके, अर्बन ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट हो यहाँ पे। जब पहला फेज आया था आपका मिशन का, ओके, तो अच्छा एक और बात, अमृत के अंदर देखिए अमृत में 100 जो सिटीज है, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज आइडेंटिफाई की जा रही है अमृत के अंदर, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन उन सिटीज में भी इंप्लीमेंट हो रहा है जो कि अमृत के थ्रू कवर्ड नहीं है। तो अमृत के थ्रू नहीं कवर होने वाली जो सिटीज है वहां पे साफ सफाई की जिम्मेदारी आ जाती है स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर। इस स्वच्छ भारत मिशन को पहले एलोकेट किए गए थे फर्स्ट फेज में 14,622 करोड़। तो जो टोटल पैसा स्वच्छ भारत मिशन को फर्स्ट फेज में इंप्लीमेंट किया गया था 14,622 करोड़, उसमें से केवल 11,090 करोड़ इस्तेमाल हुआ है, 3,532 करोड़ अभी भी खाली पड़ा हुआ है, इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। अब वैसे तो देखा जाए काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। जो हम लोग साल में इंडिया में जो पर डे 1.4 लाख टन का सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जी हाँ, पूरे इंडिया में एक दिन में 1.4 लाख टन सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। इसमें से 1 लाख टन को तो हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन 40,000 टन अभी भी प्रोसेस नहीं हो रहा है जो कि हमारे एनवायरमेंट में डंप हो जाता है। तो बहुत मेजर स्केल पे हमें यहाँ पे कैपेबिलिटी डेवलप करने की जरूरत है ताकि 1,40,000 टन का जो सॉलिड वेस्ट रोज प्रोड्यूस होता है इसमें से पूरा का पूरा हम प्रोसेस कर सकें। और इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए केवल सरकार द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव्स काम नहीं आएंगे, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जब तक लोकल कम्युनिटी लोकल लेवल पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, प्लास्टिक, म्युनिसिपल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड नियम कानून नहीं बनाए जाएंगे, हाउस होल्ड्स को प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं दिए जाएंगे कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करें, तब तक हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को यहां पे डील नहीं कर सकते। अभी के लिए क्या है कि साफ सफाई के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं कॉर्पोरेशंस को, लेकिन इसको शिफ्ट करना पड़ेगा कम्युनिटी लेवल की तरफ। देखिए बात यह है कि वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बड़े बड़े कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दो वेस्ट सेग्रीगेशन को तो चलो ठीक है, वो अपना काम करते हैं, बट एट द लेवल ऑफ हाउस होल्ड्स अगर चीजें शुरू करते हो, अगर आप हर हाउस होल्ड को एक इंसेंटिव देते हो कि भाई आपका कचरा अगर आप सही तरीके से फेंकते हो तो आपको ये इंसेंटिव है, तो इससे क्या है, लोकल कम्युनिटी लेड इन्वॉल्वमेंट होगा। और लोकल कम्युनिटी लेड इन्वॉल्वमेंट जिस प्रकार के रिजल्ट्स मीट कर सकता है उस प्रकार के रिजल्ट्स ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस मीट नहीं कर सकते जो कि वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं। तो हमें वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स के कंसेप्ट को यहां पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिर कुछ और बातें यहां पे बताई जा रही हैं। क्या बताया जा रहा है? ऑन सैनिटेशन the impressive claim of exceeding the targets for households, community and public toilets thus far obscures the reality that without water connection most of these are unusable and public places left in decrepitude। जो भी टॉयलेट्स वगैरह आपको पब्लिक प्लेसेस या गांव में घरों में नजर आती हैं, उन टॉयलेट्स का प्रयोग तब है जब उनमें पानी आ रहा हो। अगर वो टॉयलेट्स में पानी का अवेलेबल नहीं है, कनेक्शन नहीं है, टैप वाटर कनेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार से पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, दोस टॉयलेट्स आर ऑफ नो यूज, कोई मतलब नहीं है उन टॉयलेट्स का, फिर वो नाम के लिए आपने बना रखे हैं। क्योंकि जब तक टॉयलेट में पानी नहीं होगा वो टॉयलेट तो बेकार ही पड़ी रहेगी ना। आप कितनी भी टॉयलेट बना दो, 4 करोड़ और बना दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो टैप वाटर कनेक्शंस को एक प्रोएक्टिव बेसिस पे पहुंचाना ये बहुत ज्यादा जरूरी यहां पे बताया जा रहा है। अभी के लिए जो वेस्ट और सैनिटेशन रिलेटेड ग्राउंड लेवल के काम होते हैं वो स्टेट और म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स करती हैं। ओके, जरूरत यह है कि ये कम्युनिटी ओनरशिप को यहां पे बढ़ाएं, तभी हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस को सही मायनों में मीट कर पाएंगे। ये सब बातें यहां बताई जा रही। जितनी भी पब्लिक टॉप टॉयलेट्स हैं दे शुड बी मेंटेन्ड एंड दे शुड बी फंक्शनिंग, उनका फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी है। केवल पब्लिक टॉयलेट्स को बना के छोड़ देना, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। और इसके लिए टारगेट ये है कि 100% टैप वाटर सप्लाई दी जाए 47 अर्बन लोकल बॉडीज में और सीवरेज और सेप्टेज सप्लाई दी जाए 500 अमृत सिटीज में। हालांकि ये टारगेट अभी भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। अगर ये पूरा हो जाता है तो मिलियंस ऑफ लोगों को ओवरऑल यहां पे सैनिटेशन का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, रेंटल हाउसिंग की स्कीम्स को भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि रेंटल हाउसिंग में एक बहुत इनबिल्ट इंपॉर्टेंट चीज है टॉयलेट। टॉयलेट तो डेली बेसिस पे इंसान को यूज करनी है, तो टैप वाटर कनेक्शंस, टॉयलेट्स, ये सब होलिस्टिक तरीके से आपको मीट करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल टारगेट्स यहाँ पे पूरे होंगे। सिर्फ टॉयलेट बना भर देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो स्वच्छ भारत मिशन में, अमृत मिशन में कितना पैसा एलोकेट किया ये हम बता चुके हैं। पहले की स्कीमों में कितना पैसा एलिमिनेट हुआ है, अभी के लिए नए टारगेट्स क्या बनाए जा रहे हैं। दिन में 1,40,000 टन का जो आपका
अर्बन सॉलिड वेस्ट पैदा होता है उसमें से केवल 1 लाख टन हम लोग प्रोसेस करते हैं, बाकी खाली छूट जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पे मेजर स्केल पे सॉल्व करने की जरूरत है। टैप वाटर कनेक्शंस 100% देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नहीं देंगे तो ओवरऑल कोई मतलब नहीं है टॉयलेट को बनाने का। फिर टारगेट ये भी है अमृत 2.0 में कि जो 500 अमृत सिटीज हैं उसमें जो 4700 लोकल अर्बन बॉडीज हैं वहां पे 100% टैप वाटर सप्लाई होनी चाहिए। कि पूरे देश में टैप वाटर सप्लाई से पहले अमृत 2.0 के जो 500 सिटीज की 4700 अर्बन बॉडीज हैं इसमें 100% टैप वाटर पहुंचाओ, वो जरूरी है। तो ग्रेजुअल स्टेप के थ्रू चीजें यहाँ पे करने की जरूरत है। और जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि टारगेट्स बनाए गए हैं उनको रियल टाइम लेवल में एसेस करने की जरूरत है कि भाई हम उनको पूरा कर भी पा रहे हैं या फिर बस हम बनाए चले जा रहे हैं। ये सब बातें यहां बताई गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइम इन द पैंडेमिक। द लॉकडाउन हैड अ बेयरिंग ऑन द पैटर्न्स ऑफ क्राइम्स दैट वर रजिस्टर्ड इन 2020। देखिए रिसेंटली एक एनुअल रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा मिड सितंबर में। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भाई रिपोर्ट को प्राइमा फेसी सही मान लेना, मतलब जैसा रिपोर्ट आपके सामने रखी गई है वैसा उस रिपोर्ट को सही मान लेना गलत होगा। और स्टेट वाइड कंपैरिजन करने से पहले कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे केसेस की रिपोर्टिंग की बात करें तो भाई जो केसेस की रिपोर्टिंग होती है वो होती है क्राइम्स पर 1 लाख पीपल। तो भाई तमिलनाडु में 1808.8 क्राइम रिपोर्ट है, केरला में 1568.4, दिल्ली में 1309.6। अब ये जो क्राइम स्टेटिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं ऐसा बोला जाता है कि तमिलनाडु में, केरला में, दिल्ली में अगर कोई क्राइम होता है तो उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, एफआईआर वगैरह फाइल होती है, चीजों को बेटर प्रकार से रिपोर्ट किया जाता है, पुलिस रजिस्टर करती है केसेस को। तो इन स्टेट्स में ओवरऑल पुलिस रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म ये सब काफी एफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे प्रॉपर तरीके से चीजों को रजिस्टर ही नहीं किया जाता। कोई क्राइम हुआ तो उसको रजिस्टर ही नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार का इसमें नाम आ जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। एक और बात यहां पे बताई गई है, अगर 2020 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात की जाए तो भाई 8%, 3% डिक्लाइन देखने को मिला है। देखिए एक कैटेगरी होती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर, एक सब कैटेगरी जिसका नाम है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। अक्सर कर हम देखते हैं कि जो वुमेन शादी होने के बाद अपने घरों में जाती है वहां पे उसका हस्बैंड या उसके हस्बैंड की फैमिली वुमेन को परेशान करता है दहेज के पर्सपेक्टिव से या किसी और पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि ओवरऑल यहां पे केस रजिस्टर होता है। तो 30.2% ऑफ द जो क्राइम्स होते हैं वुमेन के अगेंस्ट वो तो इस हेड के अंदर होते हैं, क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। इन क्राइम्स में 8.3% डिक्लाइन देखने को मिला 2020 में। अब ये थोड़ा आप कह सकते हो कि आश्चर्यजनित है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगे थे लंबे और उन लॉकडाउन के समय पे बहुत सी कंप्लेंट्स बढ़ गई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो हस्बैंड से और हस्बैंड की फैमिली वो वुमेन को पीट रही है। बहुत सारी कंप्लेंट्स भी पहुंची थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास। एज ऑफ जून 2020 पिछले 10 सालों में सबसे हाई नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पहुंच रही थी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास कि भाई वुमेन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सब घर पे बैठे हैं एक दूसरे का माथा पीट रहे हैं। और वुमेन सबसे इजी टारगेट, सबसे वेलनरेबल टारगेट होते हैं तो उनको ही मारना शुरू कर दिया। तो भाई जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास वुमेन के अगेंस्ट क्राइम की इतनी रिपोर्ट पहुंच रही थी तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा अलग कैसे हो रहा है? मतलब एक तरफ नेशनल कमीशन वुमेन के पास रिपोर्ट्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन की ज्यादा पहुंच रही हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा बता रहा है कि 8.3% क्राइम कम हुए हैं वुमेन के अगेंस्ट। तो ये जो फैक्टर है ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होता नजर नहीं आ रहा है। इसका एक ही वजह यहां पे नजर आ रही है कि शायद इन क्राइम्स की, जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, इनके प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। इसको यहां पे रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हालांकि लॉकडाउन के समय पर और भी चीजें बताई जा रही थी, थेफ्ट, बर्गलरी और डकैती, ये सब चीजें थोड़ी कम हो गई हैं। ओके, पूरा का पूरा खानदान ही घर में बैठा है तो कौन ही यहाँ पे चोरी करने आएगा। तो ये सब चीजें हैं, ये वुमेन रिलेटेड जो फैक्ट है ये थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना। फिर कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे देख रखे। देखिए कोविड-19 की वजह से जो डिसरप्शन हुआ उसके चलते भी आप कह सकते हो कि ऑल्सो लेड टू अ ग्रेटर रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। 2020 में 2019 के कंपैरिजन में 28% ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं क्राइम के। ओके, largely due to a 21-fold increase in the cases related to disobedience to the order duly promulgated by a public servant and over 4 times in cases involving violations of local state laws। तो देखिए कोविड-19 के पैंडेमिक में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे। उन नियम कानूनों को लोग तोड़ देते थे जब बाहर निकलते थे, पुलिस पकड़ पकड़ के धर लेती थी, उनको जेल में बंद कर देती थी। तो ये भी क्राइम की कैटेगरी में आ गया, तो इसको भी क्राइम में जुड़ा जाने लगा। इसके लिए 2020 में नंबर ऑफ जो केसेस रजिस्टर हुए क्राइम के वो 2019 से 28% ज्यादा है। ओके, इंडिया में तो भाई जबरदस्त स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा ही था,
कुछ स्टेट्स में जो लॉ इन्फोर्समेंट थी वो भी तगड़ी थी। आप तमिलनाडु की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, फिजिकल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड जो नहीं फॉलो कर रहा था उसको पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा था। मर्डर की बात की जाए तो 2019 से कंपैरिजन में 2020 में जो मर्डर्स बढ़े हैं वो 1% बढ़े हैं। ओके, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात की जाए तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस 12% घटे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो 2019 के रिस्पेक्ट में 2020 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस 12% रिड्यूस हुए हैं। ओके, लेकिन साइबर क्राइम वाले जो वायलेशन है वो 11.8% बढ़े हैं। अब सब कुछ इंटरनेट पे ही आ गया तो साइबर क्राइम यहाँ पे बढ़ने लगे। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं, ये जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है 2020 की उसके कंपैरिजन में। ठीक है भाई, सेडिशन से जो रिलेटेड केसेस थे वो 2019 में 93 थे, 2020 में 73 हो गए। मणिपुर में सबसे ज्यादा 15 और आसाम में लगभग 12। सेडिशन के केसेस क्या है कि भाई आप मतलब कोई अगर सरकार के अगेंस्ट बोल रहा है तो सरकार ने उसके ऊपर सेडिशन का केस फाइल कर दिया, इसलिए जब सेडिशन के लॉ को इस्तेमाल किया जाता है इसको सेडिशन केसेस बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। अब आप बोलोगे सर इसमें से हम अपने नोट्स में कौन से इनकॉर्पोरेट करें, तो नोट में सबसे पहले तो ये इनकॉर्पोरेट कर लो। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई देखो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बहुत सारी रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है कि भाई क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2020 में 8.3% घटे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों निकल के आ रहा है, इसको ढूंढने की जरूरत है। एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप ये लिखो कि ओवरऑल मतलब 3-4 स्टैटिस्टिक्स याद करो, जैसे मर्डर में 1% का इंक्रीमेंट हुआ है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस 12% कम हुए हैं, साइबर क्राइम्स 11.8% बढ़े हैं, सेडिशन केसेस 93 से 73 पे आ गए। हालांकि सेडिशन चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि सेडिशन में सरकार की बुराई होती है, तो इस प्रकार की चीजें चाहे तो आप थोड़ा बहुत अवॉइड भी कर सकते हो। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल सीखने को मिला हो आपको। व्यू पॉइंट अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट करके इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाइए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और हो सके तो जॉन ब्रंदाबा की हेल्प करें, उससे काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।